हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड प्लैंक ब्रेडिंग थ्योरी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की है। और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हमने पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी थी उसने कुछ जो हमारी ट्रबल्स हो रही थी, पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने, वेव थ्योरी ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये और उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बताया उन्होंने, इट वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन बिलीव दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर उन्होंने यही बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन बिलीव इन कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन दिस थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन किया डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को, बट ये फेल हो गई। दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बाद में किया गया जो थे आपकी, एक थी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो थे, इनको करने पर इनके कुछ जो रिजल्ट आए थे, इन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी। उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो क्योंकि ये नहीं कर पा रही थी तो उसके आगे कुछ सोचा गया और वहीं से आया आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक बार पहले ये देख लेते हैं कि ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे क्या। तो सबसे पहले था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए ये जो ये लिखा हुआ, इट इज नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो सबसे पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले कि कोई भी सब्सटेंस, जो भी वो कलर हम देखते हैं उसको, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉटेवर, तो हमें पता है कि वो जो सब्सटेंस है अ, वो उसी कलर की रिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी वो वाला कलर, उस कलर की जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वही हमें दिखती है, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल जो भी हम किसी भी बॉडी को देखते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने मान लिया ये रेड कलर है, ये रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है। तो और ये रेड कलर हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ से एक लाइट गई और इसमें रिफ्लेक्शन क्या हुई, रेड कलर की वेवलेंथ से ये रिफ्लेक्शन हुई, और क्योंकि ये रेड कलर वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसीलिए हमें ये रेड दिख रहा है। उसी तरह से अगर मैं ग्रीन लूंगी तो ये हमें ग्रीन दिखेगा, ठीक है। जैसे ये कलर आपका एरो जो है ग्रीन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होती है, किसी भी बॉडी को हम देख लेते हैं कि वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी होता है कोई भी बॉडी, ठीक है, जो जैसे कि मैंने ये मान लिया ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी है और इस पे कोई लाइट, सम लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पे जब आती है तो क्या है, यहाँ पर किसी भी वेवलेंथ की, आप कोई भी वेवलेंथ लो, जैसे मान लिया मैंने इसमें रेड लिया तो ये रेड जा रहा है, या फिर मैंने ग्रीन लिया तो ये ग्रीन गया, या फिर आप मान लो मैंने येलो लिया, ये मैंने येलो ले लिया तो ये येलो कलर। तो कोई भी कलर आप इसमें इसमें ड्रॉप कर रहा है, बट आपको इसको ये फिर भी आपको कोई कलर नहीं दिखा रहा है, ये ब्लैक ही दिख रहा है, ठीक है। तो या ब्लैक दिख रहा है, ये कोई कलर रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा कलर आ रहा है। तो वो होती है आपकी ब्लैक बॉडी, यानी कि ये इट इज अ ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है, एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कोई भी एनर्जी इस पर ड्रॉप करेगी, इट विल बी अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इसको हीट करती हूँ, अब मैं इसको हीट करती हूँ, अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ तो क्या है, तो हीट करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो तो क्या होता है, ये भी डिफरेंट वेवलेंथ छोड़ती है। जैसे कि सपोज करो आयरन, हमने आयरन लिया, तो आयरन को, अगर कोई आयरन बॉक्स है उसको मैंने हीट किया, ठीक है, हम हीट कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, पहले वो रेड हॉट होगा, ठीक है, रेड हॉट होगा एंड देन उसके कलर धीरे धीरे नीचे जाने लगेंगे, मतलब रेड हॉट हो गया,
और फिर दूसरा कलर हो गया जैसे ऑरेंज हो गया, लाइक दिस हो गया, ठीक है। तो ये कलर्स ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ये नॉर्मल बॉडी जो है। लेकिन ये क्या करेगा, आपका ब्लैक बॉडी क्या करेगा, यहाँ पर भी ये कोई कलर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर भी ये हमें ब्लैक में ही दिखेगा, या कोई कलर रिफ्लेक्शन हमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि इट इज़ अ परफेक्ट रेडिएटर ऑल्सो, ठीक है। ये सब तरह की वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करता है, ये सब तरह की वेवलेंथ्स को रेडिएट करता है या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये होती है आपकी ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी तो हमें समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि अभी मैं बता रही थी, किसी भी नॉर्मल आयरन, जैसे इस आयरन बॉक्स को हमने हीट किया, जैसे मैं इसी को मान लेती हूँ, दिस इज एन आयरन बॉक्स, ठीक है। इसको हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होता है कि हम क्या ऑब्जर्वेशन दिखती है, पहले ये रेड हॉट होता है, फिर ये ऑरेंज हो रहा है, फिर दिख रहा है येलो हो गया, एंड देन इसके बाद इसके इसके कलर्स चेंज होते 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 इसके चेंज होते होते ब्लू तक आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस तरह की ये जो अपनी जब हीट हो रहा है, आयरन बॉक्स जब हीट हो रहा है, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ छोड़ रहा है when temperature is increasing. With increase in temperature it is emitting different type of wavelengths, ठीक है। तो जैसे रेड ऑरेंज वगैरह वगैरह करते करते, अब देखो यहाँ पर रेड हॉट जो है, रेड हॉट कौन सा है, जो रेड कलर होता है उसकी वेव हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, यानी वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई यहाँ पर, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये मिनिमम में जा रहा है, ठीक है। या आप बोल सकते हो रेड हॉट की मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम हो जाएगी। और ये जा रहा है, हीट अप हो रहा है, विद टेम्परेचर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इस बॉडी की हीटिंग को देखा। अब हम कोई ब्लैक बॉडी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लैक बॉडी को देखते हैं। सबसे पहले मैं ब्लैक बॉडी के कोई एग्जांपल बता देती हूँ। अब उन्होंने जब एक्चुअली ब्लैक बॉडी के लिए जब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो ये जो बिहेवियर ये शो कर रहा है, नॉर्मल एक आयरन बॉक्स शो कर रहा है, जो आपका ब्लैक बॉडी है, ये ऐसा बिहेवियर नहीं शो कर रहा। तो इसका एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जो एक परफेक्ट एग्जांपल जो हम बोल सकते हैं। तो ये एक स्फीयर है, मान लो ये एक स्फीयर है, और ये स्फीयर जो है ये हॉलो है अंदर से, ठीक है। तो अगर ये हॉलो है, तो अब इन्होंने क्या किया, छोटा सा पोर्शन उन्होंने, ये जो है आपका इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने होल किया, इतना छोटा, बहुत ही छोटा, इसमें से उन्होंने लाइट पास करवाया, यहाँ से लाइट पास किया, ठीक है। दिस इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर लाइट पास की, मैं इसको रेड से दिखाती हूँ, यहाँ से लाइट पास की, अब ये लाइट गई, इसने यहाँ पर इंसिडेंट हुई यहाँ पर, फिर इसने रिफ्लेक्ट किया, तो ये इधर गई, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, लाइक दिस। इस तरह से इसने क्या किया, लाइट तो गई अंदर, लेकिन बाहर कोई लाइट नहीं आई। क्यों, क्योंकि इतनी सारी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं जो इनसाइड में ही हो रही है, बाहर तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैक बॉडी है, इसने क्या शो किया, इसका जो बिहेवियर था वो क्या था, यहाँ पर उन्होंने देखा। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। तो एक बात आती है जहाँ पर बच्चे समझते नहीं हैं, वो है आपका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको करेंगे तभी हम इसके ग्राफ को समझ पाएंगे। तो इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब भी हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 1 सेकंड में ये कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये हो गया 1, ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हुआ, फिर हो गया आपका ये 2, देन ये हो गया 3, देन हो गया ये 4। यानी इसने 1 सेकंड में, सपोज करो 1 सेकंड में इसने इसकी कितनी साइकिल कंप्लीट की, 1 साइकिल इंक्लूड्स 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ। तो कितना हुआ यहाँ पर, ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 साइकिल्स होगी, यानी इसके इसके फ्रीक्वेंसी क्या बोल देंगे, 4 हर्ट्ज बोल देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 हर्ट्ज।
या 4/सेकंड जो भी आप ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कि सपोज ये एक सर्कुलर एरिया, इसका एरिया हमें पता है, ठीक है। मान लो इसका एरिया हमें पता है और यहाँ पर लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, यहाँ पर लाइट फॉल कर रही है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में कितना लाइट फॉल कर रही है वो होती है आपकी इंटेंसिटी। ये भी नहीं समझ में आया मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब होता है आप इसका मतलब होता है कि सपोज कितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पर फॉल कर रहे हैं, कितनी डेंसिटी है उसकी। अगर आप डेंसिटी मानकर चलो कितनी डेंसिटी है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है। सपोज यही फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये इस तरह से जा रहा है, मान लो इस तरह से जा रहा है, तो आप इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। जैसे हम साउंड वेव्स के लिए बोलते हैं एम्पलीट्यूड होता है कितना ज़्यादा जा रहा है, ये कितना हाईएस्ट पॉइंट पर रीच कर रहा है। लेकिन यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करना नहीं इंटेंसिटी है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कितना डेंस है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है इस पर फॉल कर रहे हैं एट 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो वो आप बोल सकते हो इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी में क्या है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम, हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी में नंबर इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर आप इसको फिजिकल फॉर्म में अगर देखना चाहते हो तो सपोज करो ये जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, ये आपका रेड कलर का है, यानी ये रेड कलर का वेवलेंथ ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। या अगर आप बोलो ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर, अब ये रेड कलर है। जब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है तो आपकी कलर आपको चेंज दिखेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपको ऑब्वियसली कलर चेंज दिखेगा, कोई रेड दिखेगा, कोई ग्रीन, कोई येलो, लाइक दिस। लेकिन सपोज करो आपकी कलर आपका रिमेन द सेम, सपोज वाइट कलर ही है, लेकिन सडनली आपको कई बार होता है कि वाइट कहीं पर आपको बिल्कुल नॉर्मल सा वाइट दिख रहा है, कहीं पर आपको ब्राइट वाइट दिख रहा है। तो ब्राइट वाइट क्या होता है, वहीं पर ही आपकी इंटेंसिटी आती है, यानी वहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स यानी उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा फॉल कर रही है। फ्रीक्वेंसी वही है क्योंकि हमको कलर क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ जो डेंसिटी ऑफ द फोटोन्स है वो ज़्यादा है। तो ये होती है आपकी डिफरेंस होता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब ये क्या दिखा रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने जो ग्राफ दिखा, अब जो इसका जो कैरेक्टर है, ये एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी की, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स में किस तरह का बिहेवियर दिखाती थी। तो वहाँ पर एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है आपका इंटेंसिटी वर्सेस या वेवलेंथ या फिर आप फ्रीक्वेंसी, जो भी आप मान लो, ठीक है। वेवलेंथ होगा तो आप यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करोगे, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ करोगे। तो मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताती हूँ आपको। तो देखिए वो इस तरह का ग्राफ बना रही थी, जैसे कि हमें हमें क्या पता है, आपकी सपोज मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो जो हमने नॉर्मल बॉडी के लिए देखा था कि फ्रीक्वेंसी हमारी ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर भी यही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो एक्सपेक्टेड था कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी तो बढ़ी, ये कुछ देर तक बढ़ी, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करने के बाद ये फॉल करने लगी। तो सपोज करो ये टेम्परेचर T1 के लिए उन्होंने नोटिस किया कि इस तरह का बिहेवियर शो किया। अब उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तब क्या हुआ, तब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सपोज करो एक और फ्रीक्वेंसी लिया। अब अगेन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर हम टेम्परेचर T2 ले रहे, ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बढ़ी, लेकिन ये फिर से इसने भी डाउनफॉल दिखाया, ये हमने मान लिया T2 टेम्परेचर के लिए है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेड था कि फ्रीक्वेंसी तो इनफाइनाइट वे से बढ़ती जाएगी, जैसे कि नॉर्मल केस में हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी तो इनफाइनाइट वे से बढ़ रही है, ये ब्लू के बाद शायद ये अल्ट्रावायलेट में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल बॉडी के लिए तो इस तरह से हीट होती है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं शो कर रही है, ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है, इस तरह का ग्राफ शो कर रही है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर इन्होंने
यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये T2 है ग्रेटर देन T1 है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, यहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है। एक्सपेक्टेड क्या था, ये तो सीधा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये वेवलेंथ अगर मैं ले रही हूँ, अगर सपोज आप यहाँ पर वेवलेंथ ले रहे हो, तो वेवलेंथ क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही है कि ये एक वेवलेंथ आपकी हाईएस्ट से लोएस्ट में जा रही है ना। हम किसी भी चीज़ को देख, जैसे उस बॉडी को हम देख रहे थे, नॉर्मल बॉडी को देख रहे थे, ये हाईएस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ से लोएस्ट वेवलेंथ पे जा रही है, तो हम इसको इस तरह से रीड करेंगे, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पे मान लो ये मैक्सिमम पे है, यहाँ से वेवलेंथ जो डिक्रीज कर रहा है, तो ये जैसे वेवलेंथ इंक्रीज किया एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, लेकिन फिर ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा था ब्लैक बॉडी। और यही जो है आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और इसी टाइम पर ही एक और थ्योरी आई, वो है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहाँ पर भी उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो तब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। क्योंकि तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपका, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि किसी भी सरफेस पर, जैसे कि मेटल सरफेस है, इस पर अगर कोई लाइट फॉल कर रही है, तो इमीडिएटली ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइट फॉल करने की वजह से, यहाँ से ये लाइट फॉल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लग जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो और जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये इजेक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, ये आपके इजेक्ट हो रहे हैं आपके फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहे हैं, जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें क्या क्या यूज़ किया, देखिए। जो आपका मेटल सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो मेटल सरफेस को इन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अब और यहाँ एक एमिटर लगा दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने जब सिस्टम अब जो है प्रोसेस शुरू किया, तब क्या हुआ, जो इन्होंने क्या किया, एक लाइट को फॉल करवाया यहाँ पर इस बॉडी पे। तो अब जैसे अभी यहाँ पर जैसे इन्होंने फॉल कराया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पर डिटेक्टर भी लगाया, वैसे तो एक एमीटर लगा दिया। एमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन से क्या होता है, करंट फ्लो करने शुरू कर देगा, और करंट फ्लो करेगा, तो देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, तो एक बार वो रीड कर लेते हैं। तो ये है आपकी ऑब्जर्वेशंस, क्या है आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। जैसे ही उसके मेटल की सरफेस पर, ये मेटल सरफेस है, तो जैसे ही इस पर लाइट फॉल करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी, ठीक है। दूसरा था कि फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर सपोज करो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक मेटल ए एक मेटल बी है, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोज ये इजेक्ट कर रहा है आपका 10 हर्ट्ज में, और ये इजेक्ट कर रहा है आपका 15 हर्ट्ज में। तो ये जब भी उन्होंने मेटल ए को लिया, उन्होंने देखा कि इतनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और बी को देखा, तो उन्होंने देखा बी के लिए 15 हर्ट्ज चाहिए, वो 10 हर्ट्ज में नहीं इजेक्ट कर रहा है। यानी हर मेटल अपनी तरह से एक फ्रीक्वेंसी इसकी रिक्वायर्ड है, उसी पर ही ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उन्होंने बोला। एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो देखने पर तो लगेगा कि इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फॉल करेंगे इस सरफेस पर, जितना ज़्यादा इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स लाइट फॉल करेगी, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, उन्होंने फोर्थ पॉइंट दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड
फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इजेक्शन जो हो रहा है, इजेक्शन इज नॉट इक्वल टू द उसका करंट फ्लो। इजेक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उस सरफेस से, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं इंटेंसिटी पर। तो जितना ज़्यादा मतलब जितनी नंबर ऑफ जितनी डेंसिटी होगी फोटोन्स की, उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। बट उन्होंने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी मूवमेंट, क्योंकि किसी भी जैसे हमने ये जो आपने देखा अभी, जो अब हमने ये सरफेस पर देखा, ये जो हमने देखा है इस पर, अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज तो हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी मूवमेंट जब होगी तभी ये करंट फ्लो करेगा और तभी एमिटर अपनी रीडिंग देगा। उनकी मूवमेंट के बिना एमिटर अपनी रीडिंग नहीं दे सकता। तो वो जो एमिटर की रीडिंग है वो आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पर डिपेंड कर रही है, नॉट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर ये डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और दूसरा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, वो डिपेंड कर रहे हैं आपके इंटेंसिटी पर, बट वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। समझ में आई बात? तो ये दो चीज़ें थी, ये चार चीज़ें थी उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये की ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने बताई थी। बट इन्होंने ये भी एक्सप्लेन, ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये एक्सप्लेन करने में वो अनसक्सेसफुल रहे। तो जिसकी वजह से क्या आया, एक और थ्योरी आई, और ये थ्योरी थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो चलिए पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्योंकि क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को, तो इसीलिए वहाँ पर जो प्लैंक्स ने ये एक नई थ्योरी दी। मैक्स प्लैंक ने 1901 में ये वाली थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जहाँ पर पहले बोला गया था कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कंटिन्यूसली मूव करती है। यहाँ पर बताया गया जो पहला फीचर है, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। और ईच सच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो लाइट है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू फॉर्म में जा रही है, यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स में जाती है ये, ठीक है, ये इस तरह से बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में जाती है। और ये जो ईच पैकेट्स है इसको बोलते हैं क्वांटा, और ये जो क्वांटा है इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है, हर पैकेट की अपनी एक एनर्जी होती है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी किस पर डिपेंड करती है वो आगे इन्होंने बताया। तो यहाँ पर बताया गया कि हर क्वांटा की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। और दूसरा जो फीचर था वो था द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उन्होंने फिर इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके इसको इक्वेशन दिया, उसमें उन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स, ठीक है, या फिर किलो जूल्स पर सेकेंड पर मोल। तो ये आपका मोल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी, और ये थ्योरी थी, ये सेकेंड पार्ट था इसका। और थर्ड पार्ट था इसका, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ क्वांटम्स। तो यहाँ पर n इंटू एच न्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर E इज इक्वल्स, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो n है आपका 1 2 3 की फॉर्म में आएगा, मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि 1.6 इंटू एच न्यू या फिर 2.3 इंटू एच न्यू, इस तरह से ये नहीं आएगा एनर्जी की वैल्यू, ये विल बी ए सिंपल होल नंबर फॉर्म में ही आएगा ये, ठीक है। तो ये तीन जो है आपकी जो थ्योरीज में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी वो बताई गई, सेकंड और आपका फर्स्ट और सेकंड की रिलेशनशिप ये बताया गया, सॉरी सेकंड और थर्ड रिलेशन से ये बताया गया
कि ई जो है इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, और अगर न्यू हम पता है न्यू क्या होता है आपका 1/λ, तो ई इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन लेमडा। तो ये भी हम इसको यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। और सॉरी, सी अपॉन लेमडा होता है ना, तो सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। सी क्या होता है, दिस स्पीड वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो है आपकी इंटेंसिटी, जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल डेम्पना, मतलब वेवलेंथ जितना कम होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, या आपका फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इससे पता चला फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना उतना एनर्जी ज़्यादा होगा। और इस प्रोसेस को, इस थ्योरी से उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ठीक है, और उन्होंने सिमिलरली उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा, तो ये था आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर इस सरफेस में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ये लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट है जो इस पर फॉल कर रही है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ये मान लेते हैं हम एच न्यू हो गया इसकी एनर्जी। ठीक है, ये आपका मेटल सरफेस है, दिस इज योर मेटल सरफेस। ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा, इसकी ऑब्जर्वेशंस देखी, तो इसमें बताया गया कि हर कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है इनको इजेक्ट करने के लिए। तो इस थ्योरी से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो मेटल सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी बाइंडिंग एनर्जी से यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, इस एनर्जी, अब क्या करना है, अब इनमें जो एनर्जी फॉल कर रही है वो कौन सी है, एच न्यू। ये जो एनर्जी है ये फॉल कर रही है, ये है एच न्यू। अब ये सबसे पहले क्या कर रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको मेटल सरफेस से सेपरेट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से किसी एनर्जी से अटैच्ड है, उसको रिलीज करने के लिए उनको कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको उन्होंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको मान लिया हमने, उसको उन्होंने मान लिया एक्स है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो रीच करता है, सपोज वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया 10 हर्ट्ज है, जैसे ही वो 10 हर्ट्ज रीच करता है तब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपने मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो मूवमेंट शुरू करते हैं तभी वहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और वहीं से आपकी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वहाँ से आपकी यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी ये जो एनर्जी आई, जो फोटोन से, जो लाइट से जो ये एनर्जी आई, ये टोटल एनर्जी थी, वो डिवाइड हो गई, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, और दूसरा वो काइनेटिक एनर्जी पे हो गई। ठीक है, डिवाइड। तो एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने मान लिए, जो मास ऑफ ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ पर ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट जो है मैंने मान लिया, न्यू नॉट जो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ये न्यू नॉट हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये हो जाएगा एच विल बी न्यू माइनस न्यू नॉट। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस काइनेटिक, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने, इन्होंने क्या बोला है, दे कॉल्ड इट वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको एक्स को इन्होंने क्या बोला, दिस इज वर्क फंक्शन।
और ये जो एक्स था ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज थी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कैल्शियम, जैसे जैसे इन्होंने देखा सोडियम के लिए है ये आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे इन्होंने कॉपर का देखा ये है आपका 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर एलिमेंट के लिए ये अलग अलग वैल्यूज है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू जो है लेस देन न्यू नॉट है, जो न्यू है अगर ये लेस देन न्यू नॉट है, मैं इसको नीचे लिखती हूँ। अगर न्यू जो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर ये न्यू नॉट से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। ठीक है, तो कितनी भी इंटेंसिटी हो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज मोर देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर आपका न्यू जो है ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो द एक्सेस एनर्जी जो होगा क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट विल बी योर एक्सेस एनर्जी। ठीक है, ये एक्सेस एनर्जी क्या है आपकी, ये हो जाएगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ये दिख ही रहा है आपको, इस डिफरेंस से हमें क्या दिख रहा है, ये क्योंकि ये आपका काइनेटिक एनर्जी है तो जितना ज़्यादा ये न्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या है, ईच फोटोन कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ given frequency, the number of photons tracking the surface is increased but kinetic energy remains the same। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से इजेक्शंस होंगे ज़्यादा। ठीक है, इजेक्शंस तो होंगे ज़्यादा लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, न्यू माइनस न्यू नॉट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर न्यू नहीं चेंज हो रहा है तो, और ये न्यू नॉट आपका कांस्टेंट है फॉर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट है, और न्यू भी हमने कांस्टेंट कर दिया यानी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में। तो न्यू माइनस न्यू नॉट क्या हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इन्होंने बहुत मैथमेटिकली इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो इसकी इजेक्शंस है, इजेक्शंस ज़रूर बढ़ेंगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी ना कि इंटेंसिटी पर। और यही ऑब्जर्वेशन जो थी उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे पहले जो देखा था हमने 4 ऑब्जर्वेशन, उसमें से यही था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इंटेंसिटी है, उससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़रूर इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो एक्सप्लेनेशन था उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और जानने के लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और इट इज़ मल्टीप्लाइड विद 1 वोल्ट। तो ये होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स into this is volt, तो this is equal to 1.6 into 10 to the power 19 minus 19 जूल्स। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका ये। तो वैसे एक्चुअली आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करता है व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर ये दो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये 2 वोल्ट्स, यहाँ से इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी पॉइंट का वो 1 वोल्ट है, तो इसमें कितनी एनर्जी एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये हमारी कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए आप इसको याद रखिए। तो ये था आज का वीडियो, और यहाँ पर अब मैंने एक्सप्लेनेशन किए हैं प्लान्स की क्वांटम थ्योरी एंड उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गई जो भी है, लेकिन इसमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि इस वीडियो पे हम नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो बन गया है। मैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।